इस वक्त हमारे साथ हैं मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने पहाड़ में कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आंदोलन किए। आइए उन्हीं से पूछते हैं क्या है पहाड़ में जल विद्युत परियोजनाओं का भविष्य। बहुगुणा जी, आपका सौभाग्य मित्र में स्वागत है। वैसे पहाड़ों का जो मूल स्वरूप है, विकास के नाम पर हमने उसे बिगाड़ दिया है। पहाड़ों का जो मुख्य वरदान है वो है प्राकृतिक सौंदर्य और पानी। और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने तीर्थों की जो कल्पना की वो पहाड़ों में की थी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, अमरनाथ सब वहाँ पर हुए। तो अब प्राकृतिक सौंदर्य तो बिगड़ रहा है, समाप्त हो रहा है विकास के नाम पर। क्योंकि पहले तो हमने विकास के नाम पर खूब सड़कें बनाई, फिर अब बांध बना रहे हैं, जल संकट का युग शुरू हो गया, तो पहाड़ कुरूप हो गए हैं अब। तो इसलिए मेरा वो दृष्टिकोण ये रहा है कि हमारे विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रकृति का सौंदर्य बढ़े और उसके लाभ लोगों को मिले। प्रकृति को क्रूप करके जो विकास होता है वो विकास नहीं, वो विनाश है। तो इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने पहले तो चिपको आंदोलन किया, जो बहुत विख्यात हुआ पूरे विश्व में। 7 साल तक चला चिपको आंदोलन, 73 से 81 तक। और उसकी इतनी ख्याति हुई कि बीबीसी तो उस पर फिल्म बनाने के लिए पहुंच गई वहाँ से। तो पूरी दुनिया में लोगों को एक संदेश मिला, क्योंकि और वो संदेश जो था वो हमारी संस्कृति का संदेश था। आज दुनिया में जो संकट है वो सभ्यता ने पैदा किया है। सभ्यता प्रकृति को नकदी में बदल कर विकास कहती है। हमारी जो संस्कृति थी वो प्रकृति के साथ मनुष्य का जो संबंध है माँ बेटे का, उसको मजबूत बनाना चाहती थी। तो सभ्यता का संकट जो आज मनुष्य जाति पर छा गया है, उससे मनुष्य जाति को बचाने के लिए संस्कृति का जो संदेश है उस संदेश को पुनर्जीवित करना है। बहुगुणा जी, आप चिपको आंदोलन से जुड़े रहे, टिहरी बांध के निर्माण में भी आपने सबसे आखिर में टिहरी जमीन छोड़ी है। आप किस तरह से देखते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बेहतर हैं प्रदेश के लिए या फिर नुकसानदायक? ऐसा है, जो नदी के बहाव से बने वो तो ठीक है, लेकिन जो नदी के बहाव को रोककर बनती हैं वो योजनाएं घातक हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वो धरती को डुबो देती है। जैसे हमारे यहाँ टेहरी बांध है, 1 लाख लोग उजड़ गए। पहाड़ों के संदर्भ में तो 1 लाख की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि ये बांध गाद से भर जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी उम्र 100 साल होगी, लेकिन जो स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं भाई तो 30 साल में बढ़ जाएगा। और अब तो एक बड़ा संकट आ गया, वो ये है कि वैश्विक तापमान वृद्धि की वजह से पुराने ग्लेशियर तो ख़त्म हो रहे हैं और नई बर्फ़ पड़ती रही है। तो इसलिए हमें बुनियादी ढंग से सोचना पड़ेगा, हमें अपना चिंतन बदलना पड़ेगा। ये जो थोड़ी देर का जो विकास है, जो तमाशा है, इसको बंद करना पड़ेगा और स्थायी विकास। क्योंकि विकास का मुख्य लक्षण होता है लगातार, निरंतर, सस्टेन्ड। दूसरा विकास का दूसरा वो ये होता है कि उससे प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। तो इसलिए मैं स्थायी विकास पर विश्वास करता हूँ, जो मनुष्य को प्रकृति के साथ उसके जो संबंध है माँ और बेटे के, उन संबंधों को मजबूत बनाता हो।
भगुना जी, सरकार ने पहले लोहारी नागपाला विद्युत परियोजना बंद की, उसके बाद अब पीपल कोटी वाली पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं आप? कुछ समझदारी आई है उनमें, क्योंकि ये नदी का जो जीवन है उसके बहाव में है, और जब आप उसका बहाव ख़त्म कर देते हैं तो फिर तो नदी समाप्त हो गई। अब आप देखिए, इन नदियों को देखने के लिए और इनके सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं, गंगोत्री जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। तो उसका मतलब ही यही था कि नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में देखना चाहते हैं। और मेरा मानना ये है, क्योंकि अब तापमान वृद्धि की वजह से नदियों पर संकट आ गया है, पानी कम हो गया है। अब हमें पूरे हिमालय को ऐसे पेड़ों से भरना पड़ेगा जो पानी का संरक्षण कर सकें और धीरे धीरे करके पानी को छोड़ें। मतलब पूरे हिमालय को एक प्राकृतिक बांध का स्वरूप देना पड़ेगा। अब भूटान है, भूटान में घने जंगल हैं, तो वहाँ की चोखा नदी में जाड़े और बरसात के बहाव में 1 और 7 का फ़र्क है। हमारे यहाँ भागीरथी में 1 और 70 का था, टिहरी में। तो मूल सवाल तो नदियों में बहाव जो है उसको स्थिर करना है, उसका जो फ़र्क है उसको कम करना है। भगुना जी, आपको नहीं लगता कि जल विद्युत परियोजनाओं से स्थानीय युवकों को भी 10, 12, 20 साल तक का रोजगार मुहैया हो पाता है? इनके ना होने से रोजगार के भी लाले पड़ जाते हैं। तो क्या कुछ लगता है, क्या रहेगा? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी जल विद्युत योजनाएं बने, लेकिन उसका पहला उपयोग जो है वो पहाड़ों के विकास के लिए होना चाहिए। मेरा पहाड़ों के विकास का एक 10 शब्दों का सूत्र है, वो है धारें पानी ढाल पर डावा बिजली बनावा खाला काला। यानी पानी जो है उसको लिफ्ट करो पहाड़ की चोटी पर, और फिर उस पानी का उपयोग पहाड़ के पूरे ढलान पर फलदार पेड़ लगाने के लिए करो। उससे वो एक प्राकृतिक बांध का रूप धारण कर लेंगे। और बिजली की छोटी छोटी योजनाएं बनाओ, बड़ी योजनाएं नहीं, क्योंकि बड़ी योजनाएं हैं जैसे जो बांध हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। वो ये तो हमारा सीमा का क्षेत्र है ना पहाड़, अगर सीमा पर कभी कुछ खतरा हो गया तो पहले बांध तोड़े जाएंगे। और टिहरी बांध अगर टूटा तो 1 घंटे में ऋषिकेश, अगले 23 मिनट में हरिद्वार और 12 घंटे में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश समाप्त होकर और गढ़मुक्तेश्वर में वो गंगा में मिल जाएगा। तो इसलिए ये बड़े बांध भयानक है। भगुना जी, क्या कारण है कि कोई भी पर्यावरणविद या कोई भी संत महात्मा परियोजना जब शुरू हो जाती है 200-300 करोड़ उस पर लग जाता, उसके बाद उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, जब तक कागजों में रहती है परियोजना तब कोई मैदान में नहीं आता? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? ऐसा है, जब तक कागजों में रहती है तब तो पता ही नहीं चलता है ना। योजना का पता तो तब चलता है जब वो ज़मीन में आते, तब लगता है। और इसलिए जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं वो तभी आवाज़ उठाते हैं। भगुना जी, अनशन काफ़ी हो रहे हैं, गंगा बचानी है, कई और चीज़ें, नदियाँ बचानी हैं। नहीं लगता कि पर्यावरणविद या और कोई अनशनकारी अब राजनीति में उतर रहा है, मीडिया का सहारा ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा पाने के लिए? ऐसा है, देखिए, अनशन में और जो हम लोग जो मैंने किया उसमें फ़र्क है। मैंने उपवास किया। उपवास माने भगवान की शरण में बैठ जाना। जब आपकी ये सब दुनियावी और जो प्रयत्न है वो हो जाए, कामयाब ना हो, उसके बाद भगवान के शरण में चले जाना। तो उपवास तो भगवान की शरण में जाने का वो है। और भूख हड़ताल वगैरह जो है वो तो जैसे केकई ने किया अपनी नाराज़गी को प्रकट करने के लिए। उपवास करता जो है वो सबका भलाई चाहता है और भगवान से प्रार्थना करता है। भूख हड़ताल करने वाला जो है उसके मन में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है।
बहुना जी, अभी बात करें प्रोफेसर GD अग्रवाल की, वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हरिद्वार में आकर वो अनशन कर रहे हैं, गंगा बचाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है सीधा सीधा मीडिया के बीच एक चर्चा पाना, पूरी राजनीति करना, इससे कुछ जुड़ा हुआ है? ऐसा है, देखिए, गंगा कोई हरिद्वार की नहीं है और इलाहाबाद की नहीं है और गंगोत्री की नहीं है, वो तो भारत की लोक माता है। तो उसके लिए कहीं से भी आवाज़ उठाई जा सकती है। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को तो जो ऐसे प्रश्न हैं जो लोक कल्याण के प्रश्न हैं उनको उठाना चाहिए, उन पर बहस करनी चाहिए, उसके गुण दोष जो हैं वो सबके सामने आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने एक सवाल को उठाया है, लोगों में एक बहस खड़ी की है, तो ठीक है। बहुना जी, क्या लगता है कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भी अब कांग्रेस की सरकार, तो जल विद्युत परियोजनाओं का भविष्य किस तरह रहेगा? ऐसा है, देखिए, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार है। फ़र्क तो इस पर पड़ता है कि विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। क्या वो क्षणिक विकास में विश्वास करते हैं या स्थायी विकास में विश्वास करते हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसे मैंने आपसे कही, ये तो पश्चिम की विचारधारा है प्रकृति को नकदी में बदलने की। भारतीय विचारधारा तो भिन्न है। भारतीय संस्कृति जो है वो अरण्य संस्कृति रही है, यानी वनों में इसका जन्म और पालन पोषण हुआ है। हमारी विद्या के मंदिर गुरुकुल वनों में थे, इसलिए ये सवाल संस्कृति का है। क्या हम विकास की ऐसी रूपरेखा बनाएंगे जो हमारी संस्कृति के अनुकूल हो, या हम पश्चिम की नकल करते जाएं, प्रकृति का विनाश करते जाएं, तो उसका तो बुरा परिणाम होगा। हमारे गढ़वाली में एक कहावत है कि पानी का धारा पर आग लगे तो बुझा लो को। अगर जल स्रोत ही पर आग लग जाए तो कौन बुझाएगा। मतलब सभ्यता का जो संकट है, उस संकट से मुक्ति दिलाने का काम संस्कृति का संदेश करेगा। बहुना जी, आखिरी सवाल, जल विद्युत परियोजनाएं बंद हो रही हैं, सरकार भी उनके बंद करने की तैयारी में। आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए जिन्हें रोजगार का अलग उपाय माना जाए, प्रदेश में, पहाड़ में रोजगार के लिए? खाली पहाड़ के रोजगार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और मैं समझता हूँ पहाड़ केवल अपने लिए नहीं जीता है, पहाड़ का संबंध पूरे देश से है। पहाड़ का जैसे स्वरूप होगा उसी का देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और इकोलॉजी पर तो पड़ेगा ही। और इसलिए मेरा मानना ये है, इकोलॉजी जो है वो परमानेंट इकोनॉमी है। तो हमें पूरे पहाड़ को एक प्राकृतिक बांध का स्वरूप देना होगा। मतलब पहाड़ का भूमि उपयोग इस तरह करना होगा जिससे उसमें पानी का संरक्षण करने की शक्ति बढ़े। आज तो अंग्रेज जो हैं वो थे व्यापारी, तो उन्होंने देखा पहाड़ से क्या व्यापार हो सकता है, तो उन्होंने पहाड़ को चीड़ के पेड़ों से भर दिया। अब चीड़ जो है मिट्टी को भी तेजाबी बना देता है और पानी के स्रोतों को सुखा देता है। तो मूल सवाल तो पहाड़ों के भूमि उपयोग को बदलने का है, और उससे पहाड़ के लोग भी गरीब हुए। अब कल्पना कीजिए, अगर पहाड़ों में चीड़ के बजाय अखरोट के जंगल होते तो लोगों को तो रोज़गार मिलता अखरोट चुगने का, और देश को पानी मिलता। अब चीड़ ने जो है मिट्टी और पानी दोनों समाप्त कर दिए, लोगों को गरीब बना दिया, उसके नीचे कोई घास भी पैदा नहीं होती। ये थे मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुना जी, जिनकी माने तो पहाड़ को प्राकृतिक बांध बनाने की ज़रूरत है, जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास हो सके। अब देखते हैं सरकार इनकी बातों से कितना सहमत हो पाती है। कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत कामोज, सौभाग्य मिथिला, उत्तराखंड।